हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्ते भारत के खास एडिशन दिल्ली मुंबई एडिशन में आपका स्वागत है और अपडेट का वक्त है चीन से। चीन ने पिछले 5 दिनों में 40,000 से ज्यादा भारत पर साइबर हमले किए हैं। चीन के बदलते युद्ध मोर्चे की 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। एक सीमा पर साजिश की है। जब गलवान घाटी में चीन की साजिश नाकाम हुई तो अब चीन भारत के साइबर स्पेस पर हमला कर रहा है। चीन के हैकर्स ने 5 दिन के भीतर भारत के साइबर स्पेस पर 40,000 से ज्यादा बार हमला किया है। चीन की तरफ से भारत के साइबर स्पेस पर हमेशा से हमले होते रहे हैं, पर जब से गलवान घाटी में भारत और चीन के सिपाहियों के बीच झड़प हुई है, इन हमलों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। चीन के सिचुआन प्रांत से ज्यादातर हमले भारत के साइबर स्पेस पर किए जा रहे हैं। भारत के साइबर स्पेस पर यह हमला चीन के सिचुआन प्रांत से हुआ है। हमला सूचना, बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़े सर्वर और वेबसाइट पर किया गया है। यह हमला किस तरह हुआ, हमला कितना खतरनाक था, बता रहे हैं महाराष्ट्र पुलिस में साइबर विंग के विशेष पुलिस महानिरीक्षक यशस्वी यादव। नंबर 1 टाइप ऑफ अटैक्स हैं जो कि डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स हैं। दूसरे टाइप के अटैक्स हैं जो कि इंटरनेट प्रोटोकॉल हाईजैकिंग अटैक्स हैं। और थर्ड टाइप के अटैक हैं वो है फिशिंग अटैक्स। इन तीनों अटैक्स की वजह से जो इंडिया का साइबर स्पेस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, खासतौर से गवर्नमेंट सेक्टर में, वो थोड़ा वल्नरेबल हो गया है। इसलिए मेरी एडवाइस है सभी लोगों को कि साइबर सिक्योरिटी पर ज़्यादा ध्यान दें। अपने जो साइबर रिसोर्सेज हैं उनको प्रोटेक्ट करें, रोबस्ट फायरवॉल्स का निर्माण करें और साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स के द्वारा अपने सिस्टम को ऑडिट करा लें। भारतीय साइबर एजेंसियों ने फिलहाल सफलता से इन हमलों को रोक दिया है, लेकिन आपके लिए ये जानना जरूरी है कि साइबर हमला होता कैसे है। क्या भारतीयों को इससे डरने की जरूरत है, बता रहे हैं साइबर पॉलिसी एक्सपर्ट प्रशांत माली। आपकी सर्वर पे कहीं अलग अलग जगहों से झूठी रिक्वेस्ट आती है कि मुझे ये सर्विस दो, लेकिन उन्हें सर्विस नहीं चाहिए होता है, उन्हें सिर्फ भीड़ करनी होती है ताकि जिन्हें सचमुच की सर्विस चाहिए होती है उन्हें वो सर्विस प्राप्त ना हो। इसीलिए इसे डिनायल ऑफ सर्विस कहते हैं कि आपको जो सर्विस है वो डिनाई की जाती है। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक जो होता है, मतलब वो कई जगहों से, कई सारे आईपी एड्रेसेस से आपके सर्वर पे अटैक होगा और उस अटैक के चलते आपका सर्वर एक्सेस नहीं होगा। वैसे ऑल इन ऑल डरने की जरूरत नहीं है। चाइना अपना साइबर वॉरफेयर नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ हमेशा अपने साथ करते आया है। वैसे ही भारतवर्ष के जो हैकर्स हैं या भारत की जो साइबर टीम है वो ऑफेंसिव डिफेंसिव करती रहती है। मौजूदा दौर में साइबर अटैक को जल, थल, वायु, स्पेस के बाद 5वां युद्ध मोर्चा माना जाता है। इस तरह के हमले दुश्मन देश किसी पर दबाव, जानकारी चुराने या अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं। यह हमला एकदम चोरी छिपे होता है। आपको याद होगा नमस्ते भारत में हमने ही आपको दिखाया था कैसे महाराष्ट्र सरकार ने देशभक्ति के नाम पर 5,000 करोड़ के चीनी प्रोजेक्ट्स को एक तरह से रद्द कर दिया था और इजाजत नहीं दी थी। राज्य सरकार इस मामले में सख्त थी और चीनी सरकार को एक तरह से साफ तौर पर आईना दिखाने की कोशिश थी। अब उसी सरकार ने, उद्धव सरकार ने, उन्हीं प्रोजेक्ट्स को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने चीनी कंपनियों के निवेश पर लिए फैसले पर यू टर्न मार लिया है। गलवान घाटी में हमारे जवान शहीद हुए तो चीनी कंपनियों के 5,000 करोड़ के ठेके पर रोक लगा दी। शहादत के दिन गुजरे तो चीनी कंपनियों के निवेश को हरी झंडी दे दी। चीन की 3 कंपनियां ग्रेट वॉल मोटर्स, PMI इलेक्ट्रो मोबिलिटी और HENGLI इंजीनियरिंग, चीन की इन 3 कंपनियों के साथ महाराष्ट्र सरकार ने 5,000 करोड़ के निवेश पर करार किया है। चीन से सीमा तनाव बढ़ा तो इस प्रोजेक्ट को होल्ड कर दिया था, अब इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने कहा है कि पहले की स्थिति और आज की स्थिति में अंतर है। हमें आज सुबह ही पता चला कि दोनों देशों के बीच हालात सुधर रहे हैं। हमें विश्वास है कि आर्थिक करार को आगे बढ़ाने में भविष्य में कोई समस्या नहीं होगी।
और ये हम करार आगे ले जा सकेंगे। सरकार का ये मानना है कि कोरोना से बने आर्थिक संकट से उबरने के लिए हमें इस निवेश को मंजूरी देना आज की जरूरत है। मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 इन्वेस्टर समिट में महाराष्ट्र सरकार ने 12 कंपनियों के साथ निवेश पर करार किया था। इनमें 3 कंपनियां चीन की थी। चीन की कंपनी GMW यानी ग्रेट वॉल मोटर्स के साथ पुणे के तेलगांव में 3,770 करोड़ का ऑटोमोबाइल प्लांट का करार हुआ था। EMI इलेक्ट्रो मोबिलिटी और फोटोन के साथ 1,000 करोड़ का पुणे के तेलगांव में प्रोजेक्ट का करार था। HENGLI इंजीनियरिंग के साथ पुणे के तेलगांव में ही 250 करोड़ के प्रोजेक्ट का करार हुआ था। महाराष्ट्र की यही वो सरकार है जो चीन के विरोध में देश में चीनी निवेश पर राष्ट्रीय नीति लाने की मांग केंद्र सरकार से की थी। सामना के संपादकीय में लिखकर कहा था कि क्या देशभक्ति का ठेका केवल महाराष्ट्र ने ले लिया है, पर अब चीनी ठेके का काम जारी है। देशभक्ति का रास्ता महाराष्ट्र के बगल से है। अगर ठेका रद्द करना देशभक्ति माना जाए तो। नमस्ते भारत में अब वक्त है कोरोना के साथ पटरी पर जिंदगी किस तरीके से लौट रही है इसका अपडेट देने का। मुंबई के मरीन ड्राइव में सामाजिक दूरी के साथ लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। मुंबई की मशहूर मरीन ड्राइव की 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। एक पिछले साल की, दूसरी कोरोना काल की। मुंबई के मरीन ड्राइव पर लोग फिर से सैर सपाटे और टहलने के लिए पहुंच रहे हैं। कोरोना से बचने के लिए लोगों के मुंह पर मास्क है। लोग सामाजिक दूरी बनाकर वॉकिंग और जॉगिंग कर रहे हैं। मुंबई का मरीन ड्राइव का ये इलाका, शायद ऐसी तस्वीर आपने पिछले कई सालों में देखी नहीं होगी। ये वही इलाका है जहां पर लोग सुबह और शाम अपने घरों से बाहर निकलकर वॉक के लिए निकलते हैं। आप देख सकते हैं कि मरीन ड्राइव इलाके में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, चेहरे पर मास्क लगाए हुए शाम के समय वॉक कर रहे हैं, अपने फिटनेस को ध्यान में रखते हुए। यहाँ पर आप हर वर्ग के लोगों को देख सकते हैं, बूढ़े, बुजुर्ग, बच्चे, सभी लोग यहाँ पर मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हुए हैं। मरीन ड्राइव का इलाका साफ तौर पर मुंबई की जीवन के लिए जाना जाता है। यहाँ पर ना ही केवल लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, इवनिंग वॉक के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर कामकाजी लोग भी पहुँचते हैं अपने काम को लेकर। आपको मरीन ड्राइव का दृश्य पिछले कई सालों में ऐसा कतई देखने को नहीं मिला होगा, लेकिन कोरोना काल ने सब चीजें बदल कर रख दी हैं। लोगों को जिंदगी जीने का एक नया तरीका सिखा दिया है। और दिल्ली मुंबई एडिशन में दिल्ली की खबर। दिल्ली अब मुंबई से बड़ी कोरोना कैपिटल बन गई है। दिल्ली में इस वक्त 70,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि मुंबई अब दिल्ली से पीछे छूट गई है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 3,500 के आसपास नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए। नमस्ते भारत की दिल्ली मुंबई एडिशन में, माफ कीजिएगा तकनीकी खामी की वजह से मेरे बाकी 2 सहयोगी कुछ बोल नहीं पाए। आपको बता देते हैं 8:40 और अब नमस्ते भारत में जान लीजिए दिल्ली मुंबई एडिशन में अब आपको बताते हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री ने किस तरीके से कोरोना सेंटर्स का दौरा किया। मेरा फोन थोड़ी कटा था। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे कोरोना सेंटर्स का दौरा करने के लिए। कोरोना मरीजों के इलाज के बैंकेट हॉल में 100 बेड का कोविड केयर सेंटर तैयार किया गया है, जिसे डॉक्टर्स की एक एनजीओ डॉक्टर्स फॉर यू संभाल रही है। ये सेंटर दिल्ली के LNJP अस्पताल के पास ही बना है, जिसे इसी अस्पताल के साथ अटैच किया गया है। दिल्ली से संवाददाता अंजलि सिंह की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली का LNJP अस्पताल इस समय दिल्ली में सबसे बड़ा कोरोना का इलाज कर रहा अस्पताल है और अब उसकी एक्सटेंशन में ये दरअसल एक
केयर सेंटर जिसको कहा जाएगा, इसको तैयार किया गया है शहनाई बैंक्वेट हॉल के अंदर। और यहाँ पर बेड्स लगाए गए हैं, आइसोलेशन बेड्स की व्यवस्था की गई है एक बैंक्वेट हॉल के अंदर। और बेड्स पर आप देखेंगे तो यहाँ पे 120 बेड्स जो हैं वो तैयार किए जाएंगे आइसोलेशन के लिए। और इसके साथ में यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर होगा बेड के साथ, और इसी के साथ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन भी यहाँ पर बेड्स के साथ उपलब्ध कराई गई है। एक एनजीओ है जिसने इसकी शुरुआत की है, डॉक्टर शांतिपन हमारे साथ हैं जो कि लॉजिस्टिक्स पूरा संभाल रहे हैं यहाँ पर। सर, डॉक्टर्स की ही एनजीओ ने ये शुरुआत की है, क्या सोचकर इसकी शुरुआत की गई? और एलएनजेपी के लिए भी एक रिलीफ हो जाएगा ये? सो डॉक्टर्स फॉर यू मेडिकल एनजीओ जो है, हम ऑलमोस्ट लाइक लास्ट 13 साल से हम डिजास्टर्स एंड एपिडेमिक्स में काम करते हैं। लगभग 13,500 बेड्स अभी दिल्ली में अवेलेबल हैं, उसमें से 6200 बेड्स अभी इस्तेमाल हो रहे हैं। कल मैंने देखा था, कल भी 6200 बेड्स टोटल पूरी दिल्ली में सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मिला के 6200 बेड कल भी इस्तेमाल हो रहे थे। आज भी 6200 बेड इस्तेमाल हो रहे हैं, कोई एडिशनल बेड का यूसेज नहीं बढ़ा। मुंबई एडिशन में जान लीजिए दिल्ली के एक ऐसे टीचर की कहानी जिन्होंने लॉकडाउन में पढ़ाई छोड़कर अब सब्जी बेचना शुरू कर दिया है। भिंडी, करेला, बैंगन, मिर्ची, गवार की फली ले। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने अपील की लॉकडाउन में किसी की नौकरी नहीं जानी चाहिए, दूसरी तरफ वजीर सिंह दिल्ली के सरकारी स्कूल में गेस्ट टीचर थे, उनकी नौकरी चली गई। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिन्होंने कहा दिल्ली के लिए जी जान लगा दूंगा, दूसरी तरफ हरियाणा के पानीपत के रहने वाले वजीर सिंह जिन्हें बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाना छोड़ सब्जी बेचना पड़ रहा है। वजीर सिंह है, बकायदा दिल्ली सरकार के स्कूल में इंग्लिश टीचर के तौर पर गेस्ट टीचर की भूमिका निभा रहे थे, और आज आप इनको देख रहे हैं ये सब्जी बेचने को मजबूर है। वजह है लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद चल रहे हैं। दिल्ली सरकार ने फिलहाल जो जितने भी गेस्ट टीचर्स हैं उनकी सेवाएं बंद कर दी हैं, और यही कारण है कि उनको वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। वजीर सिंह को 5 मई को दिल्ली सरकार का एक नोटिस मिला। इस नोटिस के मिलते ही वजीर सिंह को स्कूल में पढ़ाना छोड़ सब्जी की रेहड़ी पकड़नी पड़ी। मैं दिल्ली गवर्नमेंट में करीब 2014 से लेकर के 8 मई 2020 तक मैंने टीचिंग की है। उसके बाद 5 मई को E5 से यानी दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसा ऑर्डर आया जिसमें उसमें साफ लिखा था कि आपको केवल और केवल 8 मई तक ही पेड किया जाएगा, उसके बाद आपको पे नहीं किया जाएगा। अब जैसे स्कूल बंद है, वजह एक ये है दिल्ली सरकार के पास शायद जिस वजह से वो आपको वेतन नहीं देना चाह रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास का भी प्रावधान था, उसको लेकर कभी कोई आप लोगों से बात हुई कि ऑनलाइन क्लास में आप पढ़ा सकते हैं? नहीं, हमारे से कोई बात नहीं, बल्कि सरकार ने कोई खान अकेडमी है उसको ठेका दे दिया गया ऑनलाइन टीचिंग का। न सिर्फ अस्थायी, स्थायी शिक्षक भी वेतन नहीं मिलने से परेशान है। एमसीडी के स्कूलों में कई शिक्षकों के वेतन रुके हैं। ऐसे में एक शिक्षक का दर्द सुनिए। सर, मैं एमसीडी में ज्वालापुरी 20 सेकंड में 2015 से टीचर हूँ, और वेतन हमें फिलहाल तो मार्च से नहीं मिला है, लेकिन एमसीडी में यही स्थिति रहती है कि वो वेतन कभी समय पर देते ही नहीं है। इस समय क्योंकि 3 महीने से वेतन नहीं मिला है, घर को चलाना सर लगभग असंभव हो गया है। सर, अभी तो अब मैंने छोटी सी किराना की शॉप खोली है, गुजारा तो नहीं चल रहा है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि इस समय कमाने के लिए एक सेकंड ऑप्शन होना बहुत आवश्यक हो गया है। लॉकडाउन में लोगों की मुसीबत बढ़ी है, मार उनके रोजगार पर पड़ी है। यही वजह है कि लोग रोजी रोटी का विकल्प तलाश रहे हैं। दिल्ली मुंबई एडिशन में दिल्ली से जुड़ी खबर है, और खुश खबर ये है कि आज दिल्ली में मानसून दस्तक दे सकता है। हालांकि मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसका मतलब है कि दिल्ली में भारी बारिश हो सकती है। ये इस वक्त की खबर यह है कि दिल्ली में मानसून आ सकता है। आपको ग्राफिक्स की मदद से समझाते हैं कि देश में मानसून की स्थिति क्या रहने वाली है। देखिए, 1 जून को मानसून केरल पहुंचा है, 5 जून को कर्नाटक पहुंचा मानसून, 10 जून को गोवा पहुंच गया है, तेलंगाना और उड़ीसा पहुंचा। 13 जून को महाराष्ट्र में दस्तक दी मानसून ने, जबकि 14 जून को मानसून ने गुजरात और महाराष्ट्र के बचे हुए हिस्सों में दस्तक दे दी है।
15 जून से मानसून छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में दस्तक दे रहा है। 20 जून को मानसून ने उत्तर प्रदेश में दस्तक दी है। 25 जून यानी आज मानसून दिल्ली में दस्तक देगा। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई गई। 8:50 हो रहा है वक्त। अब जान लीजिए देश के बड़े शहरों में आज मौसम कैसा रहने वाला है। जैसा कि वक्त अब जान लीजिए देश के बड़े शहरों में आज मौसम कैसा रहने वाला है। जैसा कि विकास ने आपको बताया, देश की राजधानी दिल्ली में आज मानसून दस्तक दे सकता है, ऐसा मौसम विभाग कह रहा है। तापमान कितना रहने वाला है जान लीजिए। अलग अलग इलाकों में बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 36 दिल्ली का रह सकता है, न्यूनतम तापमान रह सकता है 28 डिग्री। इसके साथ साथ मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई में भी बादल छाए रहेंगे। आज कई इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है। मुंबई का तापमान जान लीजिए, अधिकतम रह सकता है 34 और न्यूनतम तापमान रह सकता है मुंबई का 28। दिल्ली मुंबई के हाल के बाद जान लीजिए अहमदाबाद के लोगों के लिए आज का मौसम क्या लेकर आने वाला है। बादल छाए रह सकते हैं अहमदाबाद में। तापमान न्यूनतम रह सकता है 27 और अधिकतम रह सकता है 36 डिग्री। दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद की तस्वीर आपके सामने हमने रख दी। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। नमस्ते भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। सुबह 9 बजे सियासत का टिकटॉक युग।